जानेंगे इस विश्व के प्रथम सम्राट जिसका जन्म मगध में हुआ, जिसके जन्म से पूर्व भारत बहुत सारे खंडों में विभाजित था। आज मैं उस सम्राट की कहानी पढ़ने जा रहा हूं। उस सम्राट के बारे में आज हम लोग जानेंगे जिसके जन्म भी रहस्य है, जिसने इस भारत भूमि को खंड खंड से अखंड बनाया, जिसने स्वतंत्रता को पहली बार अनुभव किया, जिसने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाया। आज मैं उस सम्राट की बात करूंगा, वो सम्राट जिसे हम चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त नंद वंश का समूल नाश करने वाला चंद्रगुप्त सिकंदर के आक्रमण के समय भारत खंड खंड में विभाजित, उस सिकंदर को पराजित करने वाले चंद्रगुप्त की कहानी हम पढ़ेंगे आज। उस समय की कहानी जब दुनिया सिकंदर के अधीन हुआ करती थी। हम लोग कहावतों में पढ़ते हैं जो जीता वो सिकंदर, लेकिन ये गलत है। जो जीता वो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जिसके जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई उसे कुलहीन कहता है, कोई उसे कुलश्रेष्ठ कहता है, कोई उसे वृषल कहता है, कोई उसे अंतरिकोटस कहता है, कोई उसे सेंट्रोकोटस कहता है। बहुत सारे विभिन्न तरह के इतिहासकारों ने विभिन्न तरह के उपमा दिया है। बचपन में पिता का साया उसके सर से उठ चुका था। माता उसे 5 वर्ष तक पालन पोषण करती है। उसके बाद कुछ कहानी और किंवदंतियों के चलते उसे एक शिकारियों के हाथे बेच दिया जाता है। बचपन से ही उसमें राजा बनने के गुण मौजूद थे। वो राजकीलम खेल, ये खेल आजकल भी बच्चे खेलते हैं। अब तो बच्चे कंप्यूटर में बिजी हो गए, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। उस समय जो बच्चे होते थे वो बेहतर गेम खेला करते थे। राजकीलम, जिसमें चंद्रगुप्त स्वयं राजा बनता और अपने अनुचरों को अपना सहयोगी बनाता, उसमें वो न्याय और निर्णय करता था। इस कहानी को सबसे पहले देखा था चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना, उसे अपने साथ तक्षशिला लेकर गए और गुरु ने उन्हें अपने प्रिय शिष्य के रूप में दीक्षित किया। कहानियों में तो हम यह भी पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था। प्लूटार्क भी कहता है इसके बारे में। सिकंदर की एक और कहानी मिलती है कि जब सिकंदर की सेना से चंद्रगुप्त मौर्य भागता है, जब सो रहा होता है थक के, उसके शरीर से पसीने निकलते हैं। उस पसीने को शेर धीरे धीरे चाटता है और चंद्रगुप्त को जगा के चला जाता है। एक बार और कहानी सिकंदर के साथ जुड़ती है, जिसमें सिकंदर उसे हाथी से कुचलना चाहता है, परंतु वो हाथी वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पीठ पर बैठा ले। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता है एक सम्राट के लिए। उसके लकीरों में सम्राट बनना लिखा था। उसे एक योग्य गुरु मिला। वो अपने देश को पराधीनता में देखा। सिकंदर ने भारत को कुचल रहा था, भारत के पश्चिमी सीमा को कुचलते हुए उन्होंने अपने आंखों से देखा था। इन सारी समस्याओं को, इन सारे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आधारशिला रखी। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के नेतृत्व में बड़ा हुआ और उन्हीं से कलाएं सीखा, बहुत सारी विद्याएं सीखी और उन्होंने टुकड़े टुकड़े हुए भारत को पहले धीरे धीरे करके जोड़ा और तब मगध पर आक्रमण कर नंद को हराया। घनानंद अर्थात धनानंद, जिसे धन से प्यार हो उसे कहा जाता है धनानंद। उसकी पुत्री नंदनी से विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह की कहानियां और हम पढ़ते हैं सेल्यूकस निकेटर के पुत्री कार्नेलिया से भी। मगध साम्राज्य जीतने के बाद 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था। वहां तक सीमा इस अखंड भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने फैलाया कि जहां तक अंग्रेज कभी सोच नहीं सकते।
ईरान से लेकर याराकान योमा तक, यानी सागर से मरुस्थल तक, पर्वत से प्रायद्वीप तक उसने इस भारत भूमि को सीमा बांध दिया। जो राजा विरोध किए वो कुचल दिए गए, अथवा जो टैक्स देना मंजूर किए उन्हें सुलह कुल नीति के अंतर्गत छोड़ दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समस्त राजाओं को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पैरों तले रौंद दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की तुलना डाकुओं से की जाती है। आज हम उसी की बात कर रहे हैं, जिसके कुल के बारे में कोई मौर्य कहता है, कोई मौर्य कहता है, कोई वेश्या का पुत्र कहता है, कोई दासी का पुत्र कहता है, कोई राजघराने से कहता है। उसकी बात हकीकत यही है कि सम्राट न किसी का पुत्र होता है न किसी का पिता, वो सिर्फ राष्ट्र का होता है। सम्राट सिर्फ राष्ट्र का होता है। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत एक शासन नीति के अंतर्गत आया था, एक छत्र राज। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक छत्र राज लाया था। भारत को पहलीकरण उन्होंने एकता के सूत्र में बांधा था। चंद्रगुप्त की महत्ता अगर हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है, अखंडता क्या होती है। चंद्रगुप्त एकमात्र सम्राट था जो पूरे पृथ्वी को रौंद डाला था। उस समय जितने राजा थे सब के सब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को हाथी और घोड़े दान किए थे। ससुर ने भी अपने दामाद के लिए 4 बड़े बड़े सूबे दान कर दिए। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप मिला था। चंद्रगुप्त ने अपने ससुर को हाथी और बहुत सारे घोड़े दान किए थे। चंद्रगुप्त के बारे में जो भी हमें जानकारियां मिलती हैं, बौद्ध ग्रंथों से, पुराणों से, अर्थशास्त्र से, प्लूटार्क से, जस्टिन से, बहुत सारे इतिहासकारों से मिलती है, लेकिन सबने ये कहा कि चंद्रगुप्त की जीवन एक पहेली है, कोई इसे आसानी से नहीं समझा सकता। चंद्रगुप्त एक महान शासक, अद्वितीय था, अपने गुरु का परम शिष्य था। कौटिल्य ने उसे अपने हाथों से तराशा था। कौटिल्य के सामने भारत खंड खंड हो रहा था। भारत के राजा आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। भारत के लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया जा रहा था। मगध पर अत्याचारी राजा धनानंद, जिसे धन से सिर्फ प्यार था, जन से नहीं, धनानंद राज कर रहा था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को छत्रहांतक कहा जाता है, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। कुछ लोग उसे निम्न कुल का क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन यह हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए, कैसे लोगों का कल्याण करना चाहिए, कैसे बाहरी राजाओं के साथ संबंध होने चाहिए, कौन अपना हो सकता है, कौन पराया हो सकता है, सारी नीतियां अर्थशास्त्र में बताई गई। चंद्रगुप्त बचपन से लेकर अपने मृत्यु के समय तक एक उदार शासक बना रहा। जब वो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया हो तब भी, और जब वो नंदों का समूल नाश किया हो तब। नंदों का जब समूल नाश हुआ, पूरा मगध खून से लाल हो चुका था। मगध की राजकन्या नंदनी से वो विवाह करता है, उसके फलस्वरूप वो मगध का राजा बनता है। फिर 305 में उसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। हम कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर का भी नहीं हो सकता, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य।